ठीक है। तो ये बेसिकली एनपीओ का पूरा डिटेल रिवीजन है, जो कि एग्जाम्स के पहले एक ब्रशअप करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक, हर एक छोटा छोटा चीज लिया गया है, एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, बट फ्रॉम द नॉलेज प्रोस्पेक्ट पूरा का पूरा रिवाइज किया जाएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्या क्या आइटम आता है, उस आइटम का किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से उस आइटम को शो करना है रिसिप्ट से पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में, हर एक चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेगा। ठीक है। चलो, तो टॉपिक्स टू बी कवर, हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेगा इसमें, ये रहा। और इसमें सबसे पहला चीज क्या है, बेसिक कंसेप्ट अबाउट एनपीओ। एनपीओ का बेसिक कंसेप्ट, एनपीओ क्यों बनता है, कि एनपीओ बेसिकली वो एंटिटी होता है जिसका प्राइम मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। देखो, नॉर्मली हर एक बिजनेस का मेजर मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, ट्रेडिंग करना, प्रोफेशनल सर्विस देना, या कैसे भी करके पैसा कमाना, मैन्युफैक्चरिंग करके, सब कुछ करके। लेकिन एनपीओ का क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सोशल सर्विस करना। तो ठीक है ना, सोशल सर्विस करना, जैसे कि एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा है। ठीक है ना। नाम एग्जांपल हम बताते, याद है अक्षय पात्र, जो फूड वगैरह प्रोवाइड करता है स्कूल्स वगैरह में, वो मिड डे मील के जैसा। और सोनू सूद का खुद का फाउंडेशन, सोनू सूद फाउंडेशन, जो बेसिकली कोविड के टाइम पे क्या प्रोवाइड किया था, वो इंजेक्शंस वगैरह जो भी कोविड से रिलेटेड है, या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह जो भी रिलेटेड है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनपीओ क्या है, कि एनपीओ एक वो एंटिटी होता है, या एक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका प्राइम मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट नहीं कमाता, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट नहीं कमाता, वो प्रॉफिट भी कमाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन उसका प्राइम मोटिव वो नहीं होता, प्राइम मोटिव होता है सोशल सर्विस वगैरह करना। ठीक है। अब एनपीओ में हम लोग क्या पढ़ा था, कि एनपीओ में और क्या क्या हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेजरली तीन चीज हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर एनी एनपीओ। क्या क्या होता है वो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट। ये तीन हम लोग पढ़ा था, राइट। ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फुल्ली एंड फुल्ली किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस में, राइट। तीन चीज, दो सॉरी, इसमें दो अकाउंट होता है, एक साइड होता है रिसिप्ट, एक साइड होता है पेमेंट। जितना भी रिसिप्ट आएगा इन कैश, सबके सब रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है। इसका फॉर्मेट याद है, यहाँ पे क्या होता रहा, और यहाँ पे पेमेंट, राइट। अच्छा, इसमें और क्या आता रहा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ कैश का नहीं, बैंक का भी, राइट। याद रखना, बैंक का ट्रांजेक्शन भी इसी में आता है, और कैश का ट्रांजेक्शन भी इसी में आता है। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते रहा, किसका, कैश का, और ओपनिंग कैश लिखते रहा, बैंक का। यहाँ पे फिर जितना भी रिसिप्ट आया वो आ गया, यहाँ पे जितने पेमेंट आया वो आ गया, और यहाँ पे क्या होता रहा, क्लोजिंग कैश या फिर बैंक। याद आ रहा है, हम लोग इससे आपको कुछ पढ़ा था। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट टोटली किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस में। अच्छा, और इसके बाद में ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये किस बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस में। डिफरेंस क्या होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में, किसमें, कैश बेसिस में डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं ऐड होता कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में। मतलब देखो, मेजर डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, कि कैश बेसिस में जितना भी ट्रांजैक्शंस है ना, जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें हम लोग ये कंसिडर कभी नहीं करता है कि वो कौन सा ईयर से रिलेटेड है। किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, मान लो 2018 में हमको कोई पेमेंट मिलने वाला था, वो पेमेंट कब मिला हमको, 2022 में, तो हम उसको किस साल रिकॉर्ड करेगा, 2022। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा गुड्स या हम सर्विस किस साल दिया था, इन विच ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि हमें कैश किस साल मिला, ये होता है कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आपको कैश मिला या नहीं मिला, डजंट मैटर,
अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडेड, या फिर कोई भी गुड्स सेल किया, कोई भी गुड्स सेल किया या हमने सर्विस प्रोवाइड किया, उसके लिए आपको कैश मिला या नहीं मिला, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस ये इससे फर्क पड़ता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये उसी साल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये ट्रांजैक्शन उसी साल हुआ है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर ईयर में ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर सैलरी मान लो सैलरी हम अगर 2021 और 2022, ठीक है ना, 2021 2022 में कितना मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स होता है एक साल में। इस एक साल में से हम 11 मंथ्स का सैलरी दिया, 11 मंथ का हम क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो ये 11 मंथ का जो पेमेंट हुआ है ना, ये मेरा कैश बेसिस में आएगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या होगा कि हम पूरा 12 मंथ का जो एक्सपेंसेस उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, ठीक है। तो अपना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो पूरा का पूरा कैश बेसिस चलेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा क्या चलेगा, अक्रूवल बेसिस में। एक चीज याद रखना है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी एनपीओ का, उसमें क्वेश्चन में आइदर उन लोग क्या दे देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा दे दिया, उसके नीचे नोट्स दे देगा, और नोट्स में ये बता देगा कि कौन सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग है, इनकम मिलने वाला है। तो ये जो नीचे का फुट नोट्स देगा ना, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लासेस में हम करवाया था बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो सब चीज ध्यान रखना। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, अगर उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी उसी साल से रिलेटेड इनकम होगा ना, सिर्फ उसी को दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा उसको अवॉइड करना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बहुत इजी है। क्या आता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्या है इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहाँ पे एसेट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कैपिटल फंड, शेयर होल्डर फंड नहीं, इक्विटी लायबिलिटी फॉर्मेट हो गया बेसिकली। देखो मैक्सिमम सब जगह फॉर्मेट ना सिर्फ लायबिलिटी लिखता है, ये इक्विटी लिखता भी नहीं है इनफैक्ट। एक्चुअली ये इक्विटी का जो फॉर्मेट है ये किसका है, कंपनी का है। एनपीओ में यहाँ पे क्या लिखता है, लायबिलिटी, और यहाँ पे एसेट, और यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब जो हम लोग कंपनी में पढ़ते रहे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो वाला एक तो उस टाइप का ही है। मतलब बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो भी पैसा बिजनेस का खुद का होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल फंड में। पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल फंड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। डन, इस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर होगा बैलेंस शीट का। हाँ, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनेगा तो दो ही चीज निकलेगा, क्या, एक एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये दो चीज निकलता है। ये दोनों चीज कहां पे ऐड होता है, कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बता दो, आगे आएगा वो, उसको भी हम कंसिडर करेगा, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद क्या अपने पास, देखो उसके बाद ना सबसे मेजर टॉपिक आता है नहीं सब्सक्रिप्शन का। इसके ऊपर ना डायरेक्टली ना 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, डायरेक्टली 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। कैलकुलेट करने बोल देता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, और मेजर कैलकुलेशन वही है। क्लासेस में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करता है। देखो एग्जामिनर ना 3-4 चीजों में बहुत घुमाएगा, बहुत घुमाएगा 3-4 चीजों में। एक याद रखना, देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा पहले तो ये बताओ सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। मतलब देखो कोई अब एनपीओ है, एनपीओ का लोग मेंबर बनना चाहता है, मेंबर बनने के लिए उसको हर महीना क्या देना हर साल क्या देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करता है, अब मोबाइल का रिचार्ज करना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, हर साल रिचार्ज करके
उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका बेनिफिट को यूज कर पाएगा। सिमिलरली क्या होता है एनपीओ में भी, एनपीओ में भी क्या होना पड़ता है आपको, हर साल साल सब्सक्रिप्शन का फी देना पड़ता है। ये रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग मतलब जो हर साल आता है, नॉन रिकरिंग मतलब कभी से एक बार आ गया। तो ये क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग इन नेचर तो ये कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नॉन रिकरिंग होता तो ये बैलेंस शीट में, ठीक है ना। जो जो चीज कभी से एक बार हुआ तो बैलेंस शीट में, जो रेगुलरली आपको हर साल मिलने वाला वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्या था, देखो जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस बेसिस में, अक्रूवल बेसिस में। ठीक है, अब मेजर इशू क्या आता है कैलकुलेशन करने में, देखो एग्जाम में ना आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन दे देगा। क्या क्या तरीका से देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया, ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया पेमेंट। इसमें इन लोग पता क्या करता है, इन लोग क्या करेगा, मान लो आपको ऐसे लिख देगा कि हम लोग मान लो अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे 2021 और 22 का। इन लोग क्या करेगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 10,000, फाइनेंशियल ईयर 21-22 1,00,000, फाइनेंशियल ईयर 22-23 15,000, सब मिलाए कितना हो जाएगा, 1,25,000, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देगा, ये रहा 10,000, ये 1,00,000 और ये 15,000। ठीक है ना, तो हम 1,25,000 नहीं नहीं, 1,25,000 थोड़ा छोटा लिख रहा है, समझो कि जगह का कमी है ना। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 1,25,000 रुपया। अब नीचे नोट्स में दे देते हैं इन लोग, नोट्स में क्या दे देगा, टोटल नंबर, टोटल मेंबर, लेट से कितना दे दे, 1,000 एंड फीस, सब्सक्रिप्शन फी फ्रॉम, सब्सक्रिप्शन फी पर मेंबर कितना दे दिया, ₹1,500। ठीक है, तो देखो अब क्या दिया है, रिसिप्शन पेमेंट में क्या दिया हुआ है, रिसिप्शन पेमेंट में दिया है कि हमको ना किस किस साल से रिलेटेड पैसा मिला है इस साल में। ये 10,000 रुपये कौन से साल का रिलेटेड था, 20-21 का। ये 1,00,000 करंट ईयर का, ये 15,000 रुपया फ्यूचर का, राइट। ये हमको इस तरह से पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का। नीचे क्या दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 1,000, और सब्सक्रिप्शन फी पर मेंबर कितना हो गया, 1,500। तो इस इतना इंफॉर्मेशन से हमको ये पता चला कि हमको इस साल कैश कितना मिल गया है, 1,25,000। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कौन सा डालेगा, जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है ना। तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना है, किसे 1,00,000, 1,00,000 तो कैश में मिला हम लोग। हाँ, करंट ईयर में कैसे निकलेगा, करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, जितना नंबर ऑफ मेंबर है इनटू मेंबरशिप फी जो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो गया, 1,000 इंटू 1,500, तो कितना हो जाएगा, 15 लाख, 15 लाख। तो हम 15 लाख हो गया क्या, और एक जीरो कम कर देते, 150 रुपए कर देते हैं ना, वो ज्यादा हो जाएगा 15 लाख, तो 150 रुपए कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 में से इस साल मिला कितना कैश हमको, 1,00,000। तो अब इसका इंपैक्ट को एनालिसिस कैसे करेंगे हम लोग, ये 1,00,000 तो हमको मिल गया ऑलरेडी कैश में, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1.5 लाख, राइट। हमारा आउटस्टैंडिंग बाकी 50,000 जो नहीं मिला,
1 लाख तो मिल गया इस साल, बाकी का जो 50,000 नहीं मिला उसको क्या करेगा हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दिखाएगा कितना, 50,000। ये 50,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में या एसेट साइड में, एसेट साइड में, क्योंकि हमको ये पैसा मिलने वाला है एसेट साइड में, ठीक है। नहीं नहीं, अक्रूवल बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, टोटल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा ना वो पूरा का पूरा लिख देना उसमें। हाँ ऐसा आएगा तो एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अब देखो इसमें एक और चीज है, हम लोग ये डेटा को तो पूरा रीड कर लिया, इसका डिटेल भी निकाल दिया। अब यहाँ पे 3 डेटा और दिया हुआ है, सॉरी 2 डेटा एडिशनल और दिया हुआ है। क्या क्या, एक ही जो 20-21 का पैसा मिला है, 20-21 का पैसा हमको इस साल मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर हमको पैसा मिलने वाला था, उसमें से कितना रुपए मिला, इस साल हमको इतना रुपए मिल गया, तो लास्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया, कोई बात नहीं है, वो हमारा रिसीव करके कैश में आ गया, ठीक है। तो लास्ट ईयर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के दिखाया होगा अपना बैलेंस शीट में, इस साल बैंक में पैसा आ गया तो आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया, बैंक में पैसा आ गया। लेकिन 22-23 में ये 15,000 रुपया हमको अभी तक नहीं, सॉरी हमको ऑलरेडी मिल गया, अभी मिल गया। ये 15,000 रुपया कौन सा ईयर से रिलेटेड है, मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, फ्यूचर का ईयर से रिलेटेड है। पैसा हमको कब मिल गया, आज ही मिल गया, करंट ईयर में मिल गया है। तो क्या ये पैसा इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ड्यू हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ड्यू कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो पैसा तो आज मिल गया है ना, तो आज इसको कहां पे दिखाएगा, बैलेंस शीट में, किस साइड में, लायबिलिटी में, क्या बोल करके, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहां पे क्या बोल करके आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रुपया है वो, 15,000 रुपया, और ये कहां आएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। बोलो यहां तक क्लियर है। सब्सक्रिप्शन का जो मेजर इश्यू है ना, ये इतना ही में ही है। अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यही है पूरा मेजर इश्यू एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर में। हाँ पूरा देखो, पूरा एक बार वापस रिवाइज करवा देता है, समझना। एग्जाम में क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट में आएगा वो ये है कि उस एग्जाम में इन लोग क्या करेगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ये दिखा देगा कि हमको, हम लोग को यदि इस साल का निकालने देगा तब तो 2022 का ही निकालेगा। हाँ इस साल का निकालने देगा तो सिर्फ 2022 का, 21-22 का, 21-22 का कैसे निकलेगा, इससे, इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। 21-22 का सारा निकालना तो सबका ऐसे करके निकालेगा, सारा निकालने बोलेगा नहीं ना, सिर्फ एक साल के, हाँ मतलब जिस साल के लिए निकालने के लिए बोलेगा इसी तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन में मेजरली क्या दे दिया लोग कि 21-22 में कितना रुपए मिला हमको, 1 लाख रुपए मिल गया है। हाँ, अब 1 लाख मिल गया है, हमको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमको मिलना कितना चाहिए था। तो मिलना जितना चाहिए था वो मेरा क्या हो गया, अक्रूवल इनकम, जो कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू मेंबरशिप फी। ये 1.5 लाख रुपया कहां चला गया मेरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। मिला कितना इस साल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 21-22 जो टोटल तो मिला हमको 1,25,000। 1,25,000 में कौन सा अमाउंट किस साल से रिलेटेड है वो भी बता दिया। 21-22 के लिए कितना मिला हमको, 1 लाख। ये 1 लाख कहां पे जाएगा मेरा, करंट ईयर से रिलेटेड हो गया। तो मिलना था 1.5 लाख, मिला है 1 लाख, 50,000 रुपए क्या स्टिल मिलने वाला है। तो ये 50,000 कहां पे जाएगा मेरा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में एज एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस इंफॉर्मेशन में और क्या दिया कि हमको ना फ्यूचर के लिए 22-23 फ्यूचर के लिए कितना, 15,000 कब मिल गया, इसी साल मिल गया। पर ये ड्यू कब है, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर ड्यू है, इस साल तो ड्यू है नहीं, इस साल खाली रिसीव्ड हुआ है। इसको हम कहां पे दिखाएगा, लायबिलिटी में एज एन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है। यही मेजर चीज है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर में, और कई बार क्या होता है, बड़ा वाला क्वेश्चन है ना उसमें ये एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। इतना सा फिगर्स को ध्यान रखना जब भी सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेगा। करेंट ईयर में कौन सा पैसा आएगा, वही पैसा जो करेंट ईयर का इनकम से रिलेटेड है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू मेंबरशिप फी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लाइफ मेंबरशिप फी। देखो दो चीजें,
अब किसी किसी बुक में जनरली लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल फंड, कैपिटल। अच्छा एक चीज और याद रखना, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछता है कि जो एक्सेस ऑफ, देखो एक क्वेश्चन में तो कैसे आता है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी क्या होगा? नहीं, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये ना 2-3 बार पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन एनपीओ, इन एनपीओ। अब बैलेंस शीट से समझने की कोशिश करना, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? एसेट है, यहाँ पे क्या है? लायबिलिटी है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल फंड। तो ये बोला कि एक्सेस ऑफ एसेट, देखो जनरली तो ये और ये इक्वल होता है। अगर एसेट से अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर देगा, टोटल 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 ऑफ इससे अगर हम लायबिलिटी को माइनस कर देगा तो क्या बचेगा मेरे पास? मान लो, राइट, कैपिटल फंड। मान लो कि इसका टोटल है 100 रुपीज, लायबिलिटी है 70 रुपीज। अगर हम ये बोलेगा कि हम एसेट, टोटल एसेट 100 से ये 70 माइनस करके, देखो यहाँ पे भी तो, यहाँ अगर 100 है यहाँ भी तो 100 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो दोनों का सेम होता है, लायबिलिटी का और एसेट का टोटल तो सेम होता है। यहाँ अगर 100 हो तो यहाँ भी 100 होना पड़ेगा। हम ये बोल रहा है कि मेरा टोटल एसेट है 100 और लायबिलिटी है 70 का, तो मेरा एसेट जो 100 है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी यानी कि 30, ये 30 क्या है? ये कैपिटल फंड है। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पूछता है, तो ये इसको हम यहाँ पे क्या लिख के आएगा? कैपिटल फंड। ठीक है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखना, ये वाला चीज याद रखना, मिस मत करना इस कंसेप्ट को। ठीक है ना, लॉजिकली समझ के जाओ, मिस नहीं करना इस कंसेप्ट को। हाँ, इसको क्या बोलेगा अपन? कैपिटल फंड। अच्छा, अब हमारा दूसरा टॉपिक था लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फी वो फी जो मेंबर्स होते हैं वो लाइफ में कितना बार देता है? एक ही बार देकर के मेंबर बन जाता है। बहुत लोग होता है कि हर साल मेंबरशिप फी देता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम लाइफ में एक बार ही देकर के मेंबरशिप फी बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत लोग बहुत सारा अलग अलग चीज में होता है। ठीक है ना, तो जिसको लाइफ में एक बार ही मेंबरशिप फी देना है वो एक बार दे दो। तो देखो, ये क्या लाइफ मेंबरशिप फी रिकरिंग है क्या? हर साल मिलने वाला है, जिंदगी में कितना बार मिलने वाला है? एक बार। तो इसको डायरेक्टली कहां पे ऐड कर देगा? इस कैपिटल फंड में, लाइफ मेंबरशिप फी बोल करके डायरेक्टली इस कैपिटल में क्या करेगा? डायरेक्टली ऐड कर देना, लाइफ मेंबरशिप फीस बोल करके। ठीक है, अब कोई देखो, अब बहुत सारा बुक्स में लाइफ मेंबरशिप फी को अंडर लायबिलिटी भी दिखा के रखता है। ठीक है, और बहुत सारा बुक्स में लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ठीक है ना, अब दोनों ही गलत नहीं है, अब बुक टू बुक डिपेंड करता है। किसी बुक में उसने लायबिलिटी में दिखा के रखा है, बट किसी में कैपिटल फंड में ऐड करके रखा है। लेकिन जो जनरल कंसेप्ट और जो एक्सेप्टेड थ्योरी है बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो है कि लाइफ मेंबरशिप फी को आप कहां पे दिखाओ? कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाओ। तो हम लोग भी वही करेगा, कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाएगा, क्योंकि बोर्ड वही मांग रहे हैं, तो फिर हम लोग अलग से क्यों दिखाए उसको? ठीक है, पर बुक टू बुक ये डिफरेंट उन लोगों का प्रेजेंटेशन है, तो आप लोग उससे कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इतना तक क्लियर है पूरा? सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, अपना बेसिक कंसेप्ट हो गया, रिसिप्शन, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये पूरा समझ में आ गया। इसके बाद में क्या देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू है, क्योंकि आपको एग्जाम में ना बैलेंस शीट निकालने के लिए बोल देगा, समझना, बैलेंस शीट निकालने के लिए बोलेगा। अब जब बैलेंस शीट निकालने के लिए बोलेगा तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? इधर इस तरफ में एसेट्स आ गया, इधर में लायबिलिटी, यहाँ पे कैपिटल फंड। याद रखना, कैपिटल फंड लिख करके आना और कुछ लिख के मत आ जाना। डन। अब एसेट्स में मान लो मशीनरी है, मशीनरी का वैल्यू
अब यहाँ पे क्लोज, क्योंकि हम लोग ये क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएगा ना, जो भी तारीख दिया होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू क्या पुट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसमें देखो दो तीन फैक्टर तो हमेशा आएगा। एक, सबसे पहले अगर मशीनरी का एक वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेगा, ओपनिंग स्टॉक, और सॉरी ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू क्या है मशीनरी का, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी परचेज किया है उसको ऐड कर देना। एक्स्ट्रा से इसका लिए, हाँ एक्स्ट्रा से जो परचेज हाँ, अगर मान लो कि मशीनरी सेल परचेज किया तो उसका वैल्यू को ऐड कर देना, और लेस करना, पता है क्या, डेप्रिसिएशन। नहीं, सबसे पहले अगर कोई मशीन सेल किया है क्या, कोई भी मशीन अगर सेल किया है ना, तो उसका कॉस्ट को माइनस माइनस कर देना, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी में मतलब मशीनरी एक में बहुत सारा आइटम होता है उसके अंदर। नहीं नहीं हाँ, मतलब कोई भी एक मशीनरी हो सकता है ना, कोई मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, कोई भी एक मशीनरी या फर्नीचर हो सकता है। तो मशीनरी का जो भी कॉस्ट होगा उसको माइनस कर देना, उसके बाद जो वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब आपका अंदर डाउट हो रहा होगा कि डिप्रिसिएशन क्यों नहीं आएगा। देखो अब डिपेंड करता है, एनपीओ का क्वेश्चन दो चीज के ऊपर में आता है। उन लोग डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट कई बार देता है, कई बार नहीं देता है, ध्यान रखना। एनपीओ में कई बार वो लोग डेप्रिसिएशन देगा, कई बार नहीं देगा। उस फेस में क्या करना है, देखो उस फेस में आप मशीनरी का वैल्यू लिख देगा, ओपनिंग वैल्यू लिख देगा, ओपनिंग को क्या बोलेगा, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो भी आया इसमें ऐड करेगा जो भी परचेज है, ठीक है, और इसमें लेस करेगा, कॉस्ट को माइनस करेगा हम लोग, ठीक है ना। सेल वैल्यू को माइनस नहीं करेगा, याद रखना, कॉस्ट को माइनस करेगा, और ये जो कॉस्ट होगा ना ये आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। चार्ज है इसमें। मतलब कोई भी इसका, अब बहुत सारा मशीनरी हो सकता है ना, चार पांच मशीनरी हो सकता है, कोई भी एक मशीन का आज तक जितना डेप्रिसिएशन है उसको हटा देना, माइनस कर देना। मान लो 50,000 का मशीनरी है, आज तक इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया, मान लो 30,000, 30,000, इसको माइनस कर देना, बचा कितना, 20,000। ये 20,000 को यहाँ पे कॉस्ट में माइनस कर देना, ठीक है। और इसके बाद में लेस करेंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेगा उसको माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगा ना उसको आप पुट कर देना यहाँ पे। तो एनपीओ का जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो दो दो फेस में आता है। मेजरली जो क्वेश्चन आता है ना वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड आता है, जिसमें डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट नहीं रहता है। मेजरली जो क्वेश्चन आता है जो कि ये है, ठीक है। मेजरली जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसके बेसिस में ही आता है। अगर डेप्रिसिएशन वाला फेस आया तो उसमें ये लग कर देना। उस केस में जब खाली ये जो कॉस्ट माइनस होगा ना, कॉस्ट ऑफ जो भी सेल, कॉस्ट ऑफ जो भी मशीन जो सेल किया है, मशीन जो भी हम लोग सेल किया है वो कॉस्ट होगा जो आफ्टर, एक्चुअली इसको कॉस्ट नहीं, इसको डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीन बोलते हैं, इसको डब्ल्यूडीवी ऑफ मशीन बोलता जाए। जो भी डब्ल्यूडीवी बच जाएगा, रिटर्न ऑन वैल्यू, एक्चुअल में कॉस्ट नहीं होता है, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन कंपोनेंट होता है उसमें उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई ना वो वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बड़ा, ये बहुत बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंडर आपको इसका क्या बोलते हैं, अंडर बैलेंस शीट में आपको वर्किंग नोट्स में इसका कैलकुलेशन पूरा दिखाना पड़ेगा, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बताइए क्या दे देगा, छुपा करके लिख देते हैं उन लोग, इंटरेस्ट फॉर द ईयर रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10%। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया ना, सॉरी, मान लो ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, ठीक है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में यहां पे दिखा देगा इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर द ईयर
एट द रेट 10%। मान लो अमाउंट दे दिया 10,000, ठीक है ना। अब ये तो रिसिप्ट इंटरेस्ट आ गया, हमको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। इसका और क्या इंपैक्ट हो सकता है वो हम लोगों को एनालिसिस करना है। वो एनालिसिस कैसे करेगा, देखो आपको इंटरेस्ट मिल गया 10% करके, कितना 10,000 रुपया। तो अब लॉजिकली एक सोचने वाला बात ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट कहां से मिला होगा, डेफिनेट से बात हम लोग क्या किया होगा, सॉरी ठीक। दो दो इंटरेस्ट रिसीव फॉर द ईयर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक डिटेल दे दिया कि इंटरेस्ट रिसीव फॉर द ईयर एट द रेट 10%, कितना दे दिया 10,000। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये डिटेल दे दिया। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या समझना है। देखो सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट मिला है फॉर द ईयर, मिल गया, कितना मिल गया 10,000। तो यानी कि हमको जितना इंटरेस्ट मिलना था मिल चुका है, इतना ही साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो ये इंटरेस्ट अब मेरा कहां पे जाएगा, एक इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में जाएगा। दूसरा एक चीज सोच के देखो कि अगर इंटरेस्ट मिला है हमको, इंटरेस्ट को हवा में तो मिलेगा नहीं, हम क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो हमको इंटरेस्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे निकालेगा, कैसे निकलेगा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, मतलब मान लो कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, और इसमें हमको 10% करके मिल रहा है इंटरेस्ट, तो वो अमाउंट कितना हो रहा है 10,000। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 होगा ये, तो कितना हो जाएगा रुपीज 1,00,000। आया समझ में, ये कहां जाएगा मेरा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बोला आया समझ में, ये मेजर चीज है। मेजरली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और इसमें एक और कई बार एग्जाम क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए इन लोग पता क्या करता है, इन लोग ये लिख देता है, देखो इंटरेस्ट रिसीव फॉर दी, नहीं फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट रिसीव फॉर द 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10%। एग्जाम में ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए ये वाला पॉइंट डाल देता है। अब इस केस में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो जैसे कि अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इन्वेस्टमेंट है, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा कितना हमको 10% करके, कितना दिनों के लिए 6 महीने 12, और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब ये 10,000 रुपए कितने दिन का इंटरेस्ट है 6 महीने का। तो अब इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये तो 10,000 हो गया, इंटू ये 12/6 इंटू 100/10, तो ये कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपए, है कि नहीं है 2,00,000 रुपए। फिर क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो एसेट साइड में कितना जाएगा 2,00,000 रुपीस, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। तो इस चीज के ऊपर में एकदम ध्यान रखना और प्रॉपरली कैलकुलेट करना, मन में बिठा के मत रखना कि यार इस तरह से इतना अमाउंट होगा तो उतना अमाउंट होगा, इतना होना चाहिए। एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना वरना रॉन्ग हो जाएगा। पार्टनरशिप मतलब ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि हर चीज में है। बैलेंस हम लोग जो फाइनेंशियल सॉरी कंपनी पढ़ा था उसमें भी था, पार्टनरशिप पढ़ा उसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ये पॉइंट क्लिक होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर ये दिखते ही पहले चीज ये समझ में आना चाहिए कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा कहां जाएगा, एसेट साइड में, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। तो ये इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब क्या बच गया, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम जब आपको अभी रिसेप्शन पेमेंट पढ़ा रहा था तब भी हम ये चीज बता रहा। कई बार एग्जाम में आपको नोट्स रिसेप्शन पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे नोट्स में ये सब पॉइंट दे देगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न इनकम या अक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या होता है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वो खर्चा जिसका सर्विस हम ले चुका है इस साल, बेनिफिट हम इस साल ले लिया है, पेमेंट किया है क्या नहीं किया है। तो मान लो कि टोटल जितना भी एक्सपेंसेस हुआ होगा
उसमें से थोड़ा बहुत का पैसा हम दे दिया और थोड़ा बहुत मेरा आउटस्टैंडिंग में है। जो पैसा हम दे दिया वो कहां पे आएगा? मेरा पेमेंट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट। जो ऑलरेडी दे दिया प्लस जो ऑलरेडी हम दे दिया है प्लस आउटस्टैंडिंग, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा टोटल एक्सपेंसेस। और ये टोटल एक्सपेंस कहां जाएगा? मेरा एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्सपेंस के लिए हम पहले ही पेमेंट कर दिया, इसका बेनिफिट कब मिलेगा हमको? फ्यूचर में। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट। तो ये कहां जाएगा? मेरा एसेट साइड में। ये कहां जाएगा? मेरा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, वैसे सिमिलरली अनअर्न इनकम और अक्रूड इनकम, इसको भी प्रॉपर्ली हम लोग को कहां रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में। और इसका इंपैक्ट को कहां पे दिखाना पड़ेगा हमको? ऐसे बैलेंस शीट कब में तो दिखाना ही पड़ेगा, और इसका रिलेवेंट इंपैक्ट हमको कहां पे दिखाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी। ठीक है ना? अनअर्न इनकम मतलब वो इनकम जो हमको मिल चुका है, पैसा मिल चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अनअर्न इनकम का मतलब क्या होता है? मान लो हम कोई हमको ऑर्डर दिया कि भैया एक काम कीजिएगा, आप हमको एक सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा नेक्स्ट मंथ आप हमको सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। मतलब हमारा काम है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई भी एडवाइजरी आइडियाज वगैरह का। तो कोई फर्म हमको बोला कि हम आपको पैसा आज ही दे देता है, आज ही हम आपको पैसा दे देता है, आप पैसा रख लीजिए आज। ठीक है, जैसे कि जैसे मान लो कोई फर्म हमको आज ही पैसा दे दिया। ठीक है, पैसा हमको आज ही मिल गया, हम सर्विस कब प्रोवाइड करेंगे इसको? मान लो नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको हम नेक्स्ट ईयर, और पैसा कब मिल गया हमको? आज ही मिल चुका है। तो भले ही पैसा आज मिल गया, मेरे रिसिप्ट साइड में पैसा आज हो गया, पर क्या, हाँ ऑलमोस्ट एडवांस इनकम टाइप का, क्या वो एक्चुअल में इनकम मेरा अर्न हुआ है क्या इस साल? नहीं हुआ है, खाली हमको क्या मिल गया है? पैसा मिल गया है। पैसा मिल गया है पर हम सर्विस दिया नहीं अभी तक, तो इसको हम क्या बोलेगा? अनअर्न इनकम। तो ये मेरा हो जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये कहां जाएगा? मेरा लायबिलिटी साइड में। और उसके बाद में क्या? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा हम ऑलरेडी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर चुका है। ठीक है ना, अब उसका पेमेंट नहीं मिला हमको। पेमेंट इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम उसको अभी तक कोई इनवॉइस चार्ज नहीं किया है, हम उसको बिल रेज नहीं किया है। बिल रेज नहीं किया तो पेमेंट करेगा नहीं, लेकिन समय तो पार हो गया, हम सर्विस तो प्रोवाइड कर दिया ना। तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, इसलिए वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अक्रूड इनकम। जनरली ये जो अक्रूड इनकम वाला कंसेप्ट है ना, ये बिल्स का केस में आता है। फ्यूचर में मिलेगा, आप लोग जब और पढ़ाई करेंगे ना तो मिलेगा ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उसके केस में आता है ये। ठीक है ना, तो ये जनरली चारों चीज को आप हमेशा कंसिडर करना व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्लस व्हाइल शोइंग दिस अमाउंट इन दी बैलेंस शीट साइड। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? अक्रूड इनकम, एसेट। ठीक है, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, वो वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद में क्या आएगा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग इनकम। फंड बेस्ड अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बहुत बार आपको देखना एग्जाम में मिला होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, फंड बेस्ड। बहुत सिंपल, अगर समझ में आएगा तो सिंपल है। हाँ, डायरेक्टली थ्योरी लिखने आता है एग्जाम में। हाँ, थ्योरी लिखने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग? देखो होता क्या है, एनपीओ, एनपीओ चलता कैसे है? एनपीओ का जो मेजर सोर्स ऑफ फंड है वो दो है, मेजरली जो है वो दो है। एक सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट, एक सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन। मेजरली जो पैसा मिलता है एनपीओ को कहां से मिलता है? एक सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन। अब होता क्या है समझना, सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, वो उससे बिजनेस वगैरह कर रहा है, ठीक है, चल रहा है। डोनेशन का भी पैसा मिला है, लेकिन कई बार क्या होता है, डोनेशन ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे देता है। एक होता है कि जनरल डोनेशन देता है, जो भी जनरल डोनेशन मिल रहे हैं ना, वो जनरली रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है। ठीक है ना, वो आपका कहां पे जाएगा? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं नहीं, कैपिटल में नहीं, जो जनरल डोनेशन होता है
वो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो सर जो स्पेसिफिक होता है वो क्या हाँ, स्पेसिफिक वाला जो होता है ना, जो स्पेसिफिक उनको पर्पस के लिए मिल गया, वो मेरा होता है लाइबिलिटी साइड में, वो है ये। पढ़ाया रहता है? सब पढ़ाया हुआ है, बस कल याद करवा रहा हूँ। एग्जाम्स का पहले सब एक बार में पूरा वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा देखो, अब कई बार हमको फंड मिलता है, एनपीओ को फंड मिलता है एक स्पेसिफिक काम के लिए। अब ये काम कैसा काम होता है, मान लो कि कोई क्लब है जो स्पोर्ट्स वगैरह खिला रहा है ठीक है, तो स्पोर्ट्स खिलवाता है, तो स्पोर्ट्स ऐसे रास्ते में तो खिलवाएगा नहीं, प्रॉपरली एक उसके लिए कोर्ट बुक करता है, अगर बैडमिंटन होगा तो, फील्ड बुक करता है अगर क्रिकेट होगा तो, ट्रॉफीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मान लो किसी के नाम पे ऐसे ही एक लोग डोनेट करता है कि आप जो भी इस ये संस्था को बोलेगा कि आप क्रिकेट वगैरह करवाइए, और यहाँ पे ये जो ट्रॉफी वगैरह होगा ये हमारे घर के तरफ से होगा, हमारी तरफ से होगा बेसिकली, इस टाइप से डोनेशन दे देता है। ठीक है, तो वो जो पूरा वो जो डोनेशन का पैसा जो मिलेगा ना, ये एनपीओ क्या करता है, उसको टेम्पररी, देखो टेम्पररी, ये तो कैपिटल फंड हो गया, ये इसको पता है कहां पे, यहाँ पे लाइबिलिटी में रख लेते हैं। ठीक है, इसको कहां पे रखते हैं लोग, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में मान लो क्या नाम से आया, प्राइस फंड, प्राइस फंड के नाम पे यहाँ पे ये लाइबिलिटी दिखाएगा, और यहाँ बैंक में क्या होगा, पैसा आएगा। समझना, पूरा कंसेप्ट समझना इसके डिटेल में। प्राइस फंड आया, प्राइस फंड में यहाँ पे लाइबिलिटी आया, और यहाँ पे क्या हो गया, बैंक में पैसा आया। इसके बाद क्या होता समझना, मान लो उस साल पैसा मिल गया, नेक्स्ट ईयर टूर्नामेंट करवाया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब टूर्नामेंट करवाएगा ना, तो उस टूर्नामेंट को करवाने में जितना भी खर्चा होगा, वो खर्चा का पैसा कहां से जाएगा, इस फंड से। तो यानी कि यहां से कैश माइनस होगा। ठीक है, और यहां से मेरा लाइबिलिटी भी कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम खर्चा करेगा उस फंड, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो जो भी खर्चा होगा उसके लिए मेरा कैश माइनस होगा, और उतना ही पैसा मेरा इस फंड से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है नेट इंपैक्ट। मतलब उस टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा ना, एक्सपेंडिचर्स होगा, वो एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो कहां से माइनस होगा, इस फंड से माइनस होगा। उस खर्चा को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत डालना, वो कहां से डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, प्राइस फंड से। ठीक है ना, अब यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ था, मान लो कि इस साल हमको पैसा मिला प्राइस फंड, हम इस साल बोला कि यार इस साल तो कोरोना हो गया, अब हम इस साल तो टूर्नामेंट करवा नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इस साल हम टूर्नामेंट करवा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास प्राइस फंड आया हुआ है। हम क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसको ना इन्वेस्ट कर देता है, प्राइस फंड को इन्वेस्ट कर देता है। अब पूरा साल इन्वेस्टमेंट किया था, अब इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया है तो उसका बदले हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिला, ये फंड में ऐड हो गया, यहाँ पे जहां पे हम इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया। लेकिन अब है तो ये इनकम ना, लेकिन इसको एज एन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाना। ये जो भी इनकम मिलेगा ना, इंटरेस्ट का पैसा, इसको यहाँ पे ऐड कर देना प्राइस फंड में। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्राइस फंड। प्राइस फंड के लिए अगर आपको कोई भी पैसा मिला है और उस पैसा को आप उस साल यूटिलाइज नहीं कर सका, आप क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहां पे इन्वेस्ट किया, कहीं पे भी, बाहर कोई बैंक वगैरह में या फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने से वहां से क्या मिला आपको, इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट का इनकम है ना, वो इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो इंटरेस्ट का इनकम कहां जाएगा, इस प्राइस फंड में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। करेक्ट, लाइबिलिटी का जो भी आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो लाइबिलिटी के लिए, जो फंड होने के लिए पैसा मिला है, वो पैसा को अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, उससे जो भी इनकम जनरेट होगा, उस इनकम को आप नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत लेके जाना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में बच्चा ये गलती करता है, 100 मतलब मैक्सिमम केसेस में ये गलती करके आता है। तो इसको याद रखना कि वहां पे लेके नहीं जाना, इसको कहां पे दिखाएगा,
हम एसेट साइड में ही दिखाएंगे। हाँ इन्वेस्टमेंट आया, ये ना इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, ये एसेट साइड में ये इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। और इससे जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट यहाँ पे भी ऐड हो गया, वही इंटरेस्ट आपका प्राइस फंड में भी ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, इसमें गलती करके मत आना, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट में भी ऐड हो गया प्लस इंटरेस्ट में भी ऐड हो गया। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अच्छा, अब मान लो आपके पास में प्राइस फंड था टोटल मिलाकर के 1 लाख, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मान लो आपके पास प्राइस फंड था कितना, 1 लाख रुपीज। आपके बैंक में पैसा आया, मतलब जो आपको डोनेशन देगा तो बैंक में ही पैसा देगा ना। आपने इस साल खर्चा किया मान लो 80,000, तो वो यहां पे लेस कर देना, लेस एक्सपेंडिचर, कितना होगा 80,000। रिमेनिंग लाइबिलिटी कितना का रह जाएगा, कैश से भी कितना माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, बैलेंस शीट मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, मान लो आपने एक्सपेंडिचर कर दिया 1,20,000, आपने कितना खर्चा कर दिया 1,20,000, आपके पास फंड में कितना था 1 लाख, तो यहां से माइनस पता कितना होगा 1 लाख, तो फंड कितना हो गया 0। जो रिमेनिंग एक्सेस जो 20,000 माइनस हुआ, सर जो 80,000 है ना दिया रहा, वो दिया रहा फंड आपको 1 लाख रुपया, अच्छा 1 लाख फंड दिया रहा। और इस साल आप जब खर्चा करने किया ना तो 1,20,000 टोटल, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना का हो गया 1,20,000 का। तो टोटल खर्चा तो 1,20,000 हुआ, पर फंड में कितना था 1 लाख, तो ये 1 लाख तो यहां से माइनस होकर के फंड कितना हो गया 0। ये जो एक्सेस जो खर्चा हुआ है ना 20,000 रुपया, ये बताए कहां जाएगा, नहीं ये एक्सपेंडिचर और इनकम साइड का एक्सपेंसेस में जाएगा। प्राइस बोल करके कितना 20,000, वो अलग है, वो अलग, वो हम बताएगा, बिल्डिंग वाला चीज बताएगा। वो ये रेवेन्यू रिलेटेड आइटम है, मतलब जो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा है, एसेट वाला पार्ट है वो अलग बताएगा, वो उसको मिक्स मत करना। हाँ बच्चा इसको ही मिक्स कर देता है उनको। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ाएगा जिसमें हम लोग एसेट के लिए हम लोग को डोनेशन मिला, ये तो केज के लिए मिला है, ये तो ये फंड वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह मैच वगैरह के लिए हम लोग को डोनेशन मिला है। एक होगा केस जहां पे हम लोग को बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिलेगा, वो अलग है, वो हम बताएगा। यहाँ पे समझ में आया? अगर यहाँ पे अगर आपको जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा अगर आप खर्चा कर देता है तो फंड से कितना माइनस होगा, जितना उस फंड में बैलेंस है। एक्सेस पैसा जो भी खर्चा हुआ वो कहां से कहां पे दिखाएगा उसको आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? तो जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जब भी क्वेश्चन आया तो 2 चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर इंटरेस्ट मिला, फंड को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, उसी फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा, कुछ भी खर्चा किया तो वो एक्सपेंडिचर कहां से माइनस होगा, पूरा का पूरा फंड से। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर फंड का जो अमाउंट है उससे ज्यादा माइनस खर्चा हो गया, फंड में था आपका 1 लाख, खर्चा हो गया 1,20,000, तो वो जो एक्सेस 20,000 जो हुआ है वो 20,000 कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में। पूरा 1,20,000 लेके मत चला जाना, ठीक है, सिर्फ 20,000 जाएगा, सिर्फ एक्सेस अमाउंट जाएगा। क्लियर है? ये है मेजर मेजर चीज जो प्राइस इस फंड से रिलेटेड है, ठीक है। इंटरेस्ट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर लिया हम लोग, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर भी कर लिया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब डोनेशन। डोनेशन हम जैसे बताया था 2 प्रकार का डोनेशन मिलता है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जो आम मिलते रहता है इनको, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। तो रेवेन्यू नेचर का तो कहां पे जाएगा वो, इनकम साइड में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक डोनेशन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, मान लो बिल्डिंग के लिए आया, ठीक है, फर्नीचर के लिए आया, इस केस में क्या करेगा, स्पेसिफिक डोनेशन केस के लिए आया, कैपिटल एसेट के लिए, केस के लिए आया, कैपिटल एसेट के लिए। तो इस केस में क्या करेगा, देखना, समझना, इसका इंपैक्ट को समझना। मान लो आपको देखो ये बैलेंस शीट, ये सॉरी बैलेंस शीट है, यहां पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी
ठीक है, लाइबिलिटी में यहाँ पे क्या हो गया, बिल्डिंग फंड, ठीक है, मान लो कितना मिला, 1 लाख। 1 लाख रुपया, बैंक में भी पैसा आया, Yes, sir. ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकंड ना, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। बैंक में भी कितना आया, 1 लाख, और बिल्डिंग फंड के लिए भी मिला 1 लाख। अब मिला क्यों है ये पैसा, ताकि आप बिल्डिंग के लिए खर्चा कर सके, है कि नहीं है, आप बिल्डिंग के लिए खर्चा करें, आपको एक बिल्डिंग आपके लिए, आपके पास एक बिल्डिंग आए, ठीक है ना। अब अब देखो, जैसे जैसे इन लोग खर्चा करेगा, जो भी एनजीओ है वो खर्चा करेगा, तो वो क्या करेगा, आपका बिल, आप क्या करेगा, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो इस फंड से माइनस कर देगा, ठीक है ना, और उतना ही पैसा आपका बैंक से भी माइनस हो जाएगा, है कि नहीं है, फंड से ही पैसा गया, बैंक से ही पैसा गया। लेकिन पता है एक चीज क्या होता है, बिल्डिंग के लिए फंड के लिए पैसा आया, लाइबिलिटी, उससे हम बिल्डिंग बनाया, तो लाइबिलिटी तो कम हो गया, क्योंकि उसके बदले हम बिल्डिंग बना लिया, बैलेंस शीट से केस में भी पैसा गया, बैंक से भी पैसा गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या होता है, उसके अगेंस्ट में आपको एक बिल्डिंग मिल जाता है एज एन एसेट के तौर पे। याद आ रहा है ये वाला कंसेप्ट, आप जब बिल्डिंग फंड के लिए आपको पैसा मिला, तो आप बिल्डिंग बनाने के लिए तो खर्चा किया, तो जो बनाने के लिए खर्चा किया वो बिल्डिंग फंड से माइनस हो गया, लेकिन उसके बदले आपको बिल्डिंग भी तो मिला। अब ये बिल्डिंग क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गया, मान लो 1 लाख रुपए का ही था, आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया, ये 1 लाख रुपए का फंड जीरो हो गया, ये बैंक से पूरा पैसा चला गया, इसके अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, बिल्डिंग मिल गया। तो अब एक चीज देखो कि आपको एसेट साइड में एक बिल्डिंग मिल गया, आपको एसेट साइड में तो एक बिल्डिंग मिल गया 1 लाख रुपए का, क्या लाइबिलिटी भी इक्विवेलेंट अमाउंट से इंक्रीज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या करेगा, करेक्ट, इस केस में क्या करेगा, जितना भी बिल्डिंग का लिए आपको जितना का भी आपका कैपिटल अमाउंट ऐड हुआ है ना, जो भी कैपिटल एसेट ऐड हुआ है, इतना ही अमाउंट को आप कहां पे ऐड कर देगा, अंडर कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बोल के एक ना कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में ये पैसा ऐड हो जाएगा। 1 लाख का रहा, मान लीजिए 2 लाख लगा दिया, 2 लाख उधर भी गया, 1 लाख एक्सपेंडिचर उनका एक्सपेंडिचर में दिखाई। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये तो पहले यहाँ तक समझ में आया, तुम्हारा क्वेश्चन अभी हम लेगा, यहाँ तक समझ में आया पूरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि मान लो हमको बिल्डिंग फंड के लिए मिला कितना, 1 लाख 2 लाख 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया आपको मिला, आप बिल्डिंग कितना का बनाया, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का तो यार बिल्डिंग आ गया, फंड से माइनस कितना हुआ, 1 लाख रुपया, माइनस तो फंड से 1 लाख रुपया आया। अब एक चीज देखो कि जो एडिशनल 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, क्या उसके लिए हमको कोई फंड मिला क्या, नहीं, तो वो पैसा कहां से मेरा माइनस हुआ, वो पैसा मेरा बैंक से माइनस हुआ ना, अरे भैया पैसा तुम कहां से दिया, तो हमारा पॉकेट का पैसा दिया था। वो हमें खुद का पॉकेट का पैसा दिया ना, उसका बदले क्या हमको कोई डोनेशन आया है क्या, नहीं, तो ये देखो बैंक में कितना रुपया था पता नहीं हमको, मतलब ऑब्वियस बात है ज्यादा ही पैसा रहा होगा, मान लो बैंक में था टोटल 5 लाख रुपए, मान लो उसमें से बिल्डिंग फंड का हमको कितना मिला रहा, 1 लाख, तो हम जब पेमेंट करेगा तो बिल्डिंग फंड के सबसे पहले 1 लाख माइनस कर देगा, तो लाइबिलिटी गया और बैंक से पैसा भी गया, इसके बदले हमें क्या खड़ा हो गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया यहाँ पे। अब हम और खर्चा किया कितना, 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपए जो कम हुआ बैंक से, उसके अगेंस्ट आपका बिल्डिंग भी तो 1 लाख रुपए का और आ गया, मतलब इस 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो वो है जिसके अगेंस्ट आपको डोनेशन मिला, और बाकी का 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ से आया, वो तो अपना पॉकेट से खर्चा किया ना, तो ये जो पॉकेट से खर्चा किया, क्या इसके वजह से कोई फ्री में कुछ मिला क्या, जब फ्री में नहीं मिला तो कैपिटल फंड में ऐड भी क्यों होगा, याद रखना कैपिटल फंड में वही पैसा ऐड होता है जो चीज फ्री में मिलता है, डोनेशन डोनेशन मिला था, डोनेशन के अगेंस्ट फ्री में बिल्डिंग बना, कितना रुपए का, 1 लाख रुपए का, सिंस वो 1 लाख रुपए का फ्री में बिल्डिंग बना इसलिए उसको हम लोग कैपिटल फंड में भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे तो जो एडिशनल 1 लाख रुपए खर्चा हुआ वो तो मेरा पॉकेट से गया ना, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का एसेट माइनस हुआ, यहाँ पे 1 लाख रुपए का एसेट
प्लस हुआ, लाइक यहाँ पे 2 लाख रुपए का हो गया ना ये, तो 1 लाख रुपए का एसेट को हम प्लस कर दिया। ठीक है, आया समझ में? तो कैपिटल में कितना जाएगा इस केस में भी? 1 लाख रुपए। तो एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई भी फंड, जितना भी फंड का पैसा मिलता है स्पेसिफिक फॉर बिल्डिंग या फर्नीचर, वो उसका कितना अमाउंट जाता है, सॉरी, जितना अमाउंट का हमको डोनेशन मिलता है उतना ही अमाउंट का अगर हम एसेट बना लेता है तो पूरा का पूरा एसेट का पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल फंड में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये था मेजर कंसेप्ट। इसके बाद ये 4 कंसेप्ट है, तो बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। क्या है 4 सिंपल कंसेप्ट? देखो, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। अब इसमें 2 कंसर्न है, ये रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। हम क्लास में भी बताया था, अगर क्वेश्चन अगर स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है, क्या चीज से रिलेटेड है? स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड, तो इसको क्या ट्रीट करेगा? रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि आपको हर साल एडमिशन फी वगैरह देते रहना पड़ता है कि नहीं है? एडमिशन फी वगैरह आपको हर बार देते रहना पड़ता है। लेकिन अगर ये कोई क्लब वलब से रिलेटेड हो तो ये कैपिटल नेचर, अगर ये कोई क्लब से रिलेटेड हो तो ये कैपिटल नेचर। और इसको कहां पे ऐड कर देगा आप? कैपिटल फंड में डायरेक्टली। क्लियर है? और क्या है, अब स्पेशल रिसिप्ट है, मान लो एनुअल डिनर के लिए कोई पैसा मिला, खाने के लिए पैसा मिला, बोल दिया कि आपको यार इस साल आप अपना टीम को ले, आप लोग अच्छा काम किया, टीम को ले जाइए थोड़ा सा, और थोड़ा नाश्ता वास्ता फुर्ती उर्ती करके आइए, मजा करके आइए आप। तो आप इसको डायरेक्टली कहाँ दिखा देगा? एनुअल डिनर के लिए जो भी पैसा मिला, जो पैसा मिला उसको कहाँ दिखाएगा हम लोग? इनकम साइड में। और इस रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर है? डन? समझ में आया? इसके बाद में क्या है? लीगेसी। लीगेसी मतलब जो भी लोग अगर कभी होता है ना, अपना मन से कुछ सामान डोनेट करता है, जब भी किसी का डेथ होने वाला होता है, या कोई भी जो जनरली सीनियर सिटीजन लोग क्या करता है, कोई भी दान धर्म करता है, तो वो सब सामान उनको मिलता है। अब वो क्या हर साल देगा क्या दान धर्म? नहीं देगा ना, कभी से एक बार देता है। मान लो कभी से कोई एक बिल्डिंग डोनेट कर दिया, एक लैंड डोनेट कर दिया, होता है ना, लोग करता है ना, तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? कैपिटल फंड में। आया समझ में? इसके बाद में क्या है? ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब हाँ, कोई टीचर वगैरह को बुला लिया लेक्चर, गेस्ट लेक्चर वगैरह के लिए, तो ये टीचर वगैरह को तो आम कॉमनली कोई भी एनजीओ बुलाते रहता है ना, रात को कोई डीजे वगैरह, मतलब डीजे नहीं, कोई भी एक अच्छा पोएटर या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को बुला लिया है फॉर गिविंग क्या एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह सबके लिए, होता है ना, उन सब चीजों के लिए जो बुलाता है। तो जनरली क्या हो गया, रेगुलर नेचर में बुलाते, इसलिए कहाँ जाएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट क्या है? सेल ऑफ यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचा। स्पोर्ट्स मटेरियल जनरली क्या होता है हम लोग के लिए? एसेट। एक चीज याद रखना, एग्जाम में गलती क्या करता है कि आपको स्पोर्ट्स मटेरियल दे देता है। हाँ, स्पोर्ट्स, अच्छा दो चीज याद रखना डिफरेंस। एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। एक होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल, दोनों में डिफरेंस होता है। इक्विपमेंट में कहा जाएगा ये क्या हो गया? इक्विपमेंट मतलब कि मान लो कोई मशीन बनाने के लिए, जैसे कि जो बैडमिंटन होता है ना रेकेट, उसका नेट, बैडमिंटन का जो रेकेट होता है उसका जो धागा जो होता है उसको बनाने के लिए एक मशीन चाहिए होता है कि नहीं है? तो वो मशीन क्या हो गया? इक्विपमेंट हो गया। हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, बताता है, करेक्ट। इसमें क्या लगेगा हमारा? डेप्रिसिएशन। हो गया इक्विपमेंट। एग्जाम में ये भी बहुत बड़ा गलती होता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए तो रिवीजन क्लास चाहिए, सब हर एक चीज याद आएगा। ठीक है ना? ये हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें। दूसरा क्या होता है? स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब मान लो कि एक क्रिकेट करवाना है तो उसके लिए बॉल्स हो गया, बहुत सारा क्रिकेट बॉल ला कर रखा हुआ है। अब मान लो हम 10 पीस लेकर के आया, ठीक है, मान लो हम 10 पीस क्रिकेट बॉल लेकर के आया, और जरूरी है कि पूरा 10 पीस जो हम बॉल लेकर के पूरा यूज हो जाए? नहीं होगा। तो मान लो इसमें से हम 8 पीस यूज किया,
तो ये जो 8 पीस यूज किए कहाँ जाएगा मेरा, एक्सपेंडिचर में, दो चला जाएगा बैलेंस और बाकी का रिमेनिंग जो 2 कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। ठीक है ना, आज समझ में, यही मेजर स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो इसका कुछ भी सेल होगा, याद रखना स्पोर्ट्स मटेरियल या ऑल एसेट का, इसका कुछ भी अगर सेल वगैरह होता है ये कहाँ पे जाएगा, अगर बेच के पैसा मिला तो इनकम साइड में, अगर रेगुलर खर्चा है तो एक्सपेंडिचर साइड में, और जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा मेरा, एसेट में, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये चीज सब ध्यान रखना। इतना ही पॉइंट है बस एक एनपीओ का। इतना पॉइंट अगर रिवाइज कर लेगा एग्जाम्स के पहले, तो आपका जो मेजर मेजर क्वेश्चन है वो देखते क्लिक कर जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है।